यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये टॉपिक रहेगा आज का। बताइए यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहली कंपनी कौन आई थी? पहले नंबर पर पुर्तगाली आए थे, पहले नंबर पर पुर्तगाली आए थे। दूसरे नंबर पर कौन आए थे? डच आए थे। तीसरे नंबर पर कौन आए थे? अंग्रेज आए थे, अंग्रेजी कंपनी। ठीक है, ठीक है, अंग्रेजी आए थे। और चौथे नंबर पर कौन आए थे? फ्रांसीसी आ गए थे, डेनिश आए थे, डेनिश आए थे। फिर इसके बाद कौन आए थे? फिर फ्रांसीसी आए हैं। और फिर इसके बाद छठवें नंबर पर स्वीडिश आए। और स्वीडिश का कोई ज़्यादा खास रोल नहीं है, मतलब जैसे आए हैं आराम से वैसे चले गए हैं, पता भी नहीं चला, ये समझ लीजिए। सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं। कब आए हैं पुर्तगाली? 1498। इसके बाद डच कब आए हैं? बताइए। डच कब आए हैं? 1602। अच्छा 1602 कर देंगे, चलिए। तो अंग्रेजी कब आए? अच्छा 1600 आए। तो फिर ये कैसे पहले हो गए? कंपनी इनकी और मतलब अब सही है 1596। तो यहाँ करिए 1596, तब हमने ये लिखा कि डच पहले आए थे। अब सही है। डेनिश कब आए? 1616 में। फ्रांसीसी कब आए? 1664 में। हमने कहा स्वीडिश कब आए? 1731। क्लियर है, ये डेटे हो गई। तो ये पुर्तगालियों के आगमन का, चाहे डच हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे डेनिश हो, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। जो व्यक्ति आए हैं ना, व्यक्ति विशेष, उनकी बात कर रहे हैं कि ये समय आए। ये आगमन का क्रम है। और कंपनी का क्रम जो स्थापित हुई है ना, वो अलग हुई हैं। हमने कहा सबसे पहले कंपनी स्थापित हुई पुर्तगालियों की, सबसे पहले स्थापित हुई पुर्तगालियों की ही। कब स्थापित हो गई? बताइए कब स्थापित हुई? 1498 में माना जाता आए हैं, लेकिन ये स्थापित इन्होंने किया है 1502 के समथिंग। 1503 में फिर वास्को डी गामा दोबारा से आए हैं। 1503 में वास्को, 1502 में, हमें लग रहा 1503 में दोबारा आए। फिर दोबारा आए 1524 में। अब 1524 में आए, 1526 में शायद निपट गए। ये वास्को डी गामा की बात है, लगभग 1503 में। अगर 1502 में है, देख लीजिए थोड़ा सा, बताइए वास्को डी गामा दोबारा कब आए भारत? हो सकता है कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है अगर 1502 में है तो फिर पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1503 में हुई होगी। अगर 1502 में वास्को डी गामा आए हैं तो फैक्ट्री की स्थापना 1503 में हुई है। फिर चलिए ठीक है। तो पुर्तगाली सबसे पहले, फिर डच आए 1596, अंग्रेजी 1600, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664, स्वीडिश 1731 में आए। अब बात करते हैं कंपनियों के आगमन की बात। ये व्यक्तियों की बात हो गई। अब कंपनी जो स्थापित हुई उनकी बात करते हैं। क्रम, जो कंपनियों की बात है, ये इनके आगमन की बात है। तो पहले नंबर पर कौन आए? कंपनी की स्थापना, पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई। दूसरे में अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हुई। तीसरे में डच कंपनी की स्थापना हुई। चौथे में डेनिश कंपनी की स्थापना हुई। पांचवें में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। और छठे में स्वीडिश। ये क्रम हुआ, कंपनी की बात है। हमने कहा तो चेंज क्या कुछ, तो 1502 में आए वास्को डी गामा।
हाँ ठीक है, वही हम कह रहे हैं 1502 और 1503 में इतना सा है कि अगर 1502 में वास्को डी गामा आए तो 3 में पहली फैक्ट्री खुली है, स्थापित जो की है तो 1503 में स्थापित की है। ये इनके सन की बात है। चलिए ठीक है, इसमें सिर्फ चेंज क्या है, डच और अंग्रेजी में, डच और अंग्रेजी में बस इतना सा चेंज है और कुछ नहीं है। हमने कहा कि पहली फैक्ट्री या कंपनी की स्थापना अंग्रेजों की 1600 में हो गई थी, सही है ना, 1600 में हो गई थी। और ये व्यक्ति विशेष 1596 में आए थे जिनका नाम था डहास्टमैन। कार्नेलियन हाउसमैन, हाँ हाउटमैन भी मिलता है लेकिन डहास्टमैन भी मिलता है, कार्नेलियन डहास्टमैन, ठीक है, दोनों मिलता है, कार्नेलियन हाउटमैन भी मिलता है और डहास्टमैन भी मिलता है, वह उसी का नाम है, अलग अलग बुकों में अलग तरीके से मिलता है, ठीक है। पुर्तगालियों में सबसे पहले कौन आए थे बताइए, सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे, ठीक है, वास्को डी गामा आए थे, सबसे पहले आए थे। और कब आए थे, 17 मई 1498 में। डेट लिख लीजिए, ये पूछता है वास्को डी गामा सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, ठीक है, कैप ऑफ गुड, ये एक माना जाता है ना, हाँ उसी रास्ते से ये भी आए थे वास्को डी गामा, उसकी खोज उन्होंने कर दी थी। फिर बाद में वास्को डी गामा उसी के रास्ते, और पहली बार भारत की खोज अगर कहा जाए तो किसने की, वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की और समुद्री मार्ग के थ्रू आए थे, ये चीज मिलती है, ठीक है। 17 मई 1498। यहां पर अगर बात करें तो कौन आए हैं, डहास्टमैन आए हैं, डहास्टमैन, कार्नेलियन डहास्टमैन डच है। अंग्रेजों की तरफ से बताइए कौन, मिल्टन हॉल, सबसे पहले मिल्टन हॉल आए हैं और ये भी 1600 से पहले आए हैं, ध्यान दीजिए, ये 1596 के समथिंग, 1595-96 में ये भी आए हैं, ऐसा नहीं है मिल्टन हॉल, लेकिन ये बाद में आए हैं। तो मिल्टन हॉल पहले व्यक्ति थे, अंग्रेजों की तरफ से आए थे मिल्टन हॉल, ये तो 1600 में कंपनी की बात है। फिर इनमें नहीं पूछा जाता, मेन ये इसी 3 में पूछा जाता है, तो याद कर लीजिए ये व्यक्ति विशेष हो गए, ये 3 जो है, ठीक है। अब थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिए, भारत में यूरोपीय कंपनियां आई तो सबसे पहले पुर्तगाली आई और सबसे बाद में पुर्तगाली गई भी। कब गई पुर्तगाली, 1961 में गई है, ये समझ लीजिए, 1961 में पुर्तगाली गए, भारत आजाद हुआ इसके बाद गए ये पुर्तगाली, और सबसे पहले आए थे, ठीक है, और ये बाद में आए और पहले चले गए। सबसे ये व्यापार के हिसाब से रहे, इस वजह से ये टिके रहे। शासन किसने किया, अंग्रेजों ने, अंग्रेज और फ्रांसीसियों का यहाँ दबदबा रहा, ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों के दोनों ये प्रतिद्वंदी रहे हैं, ठीक है, ये चीजें हो गई। अब इसके बाद थोड़ा सा इनके बीच जो जो चीजें हैं तो वो बता दी, ठीक है, इसे मिटाते हैं। अब थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं पुर्तगालियों की तरफ से कि इसमें थोड़ा सा है बताने योग। हमने कहा पुर्तगालियों के वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे 17 मई 1498 में, और फिर इसके बाद पुर्तगालियों की तरफ से, और जब ये आए वास्को डी गामा तो सबसे पहले कहाँ उतरे, कालीकट में, ठीक है, हाँ कालीकट में आए, और कालीकट में इनका स्वागत किसने किया, स्वागत जो किया वो जमोरिन ने किया। जमोरिन एक हिंदू शासक थे, ठीक है, जमोरिन हिंदू शासक थे और उन्होंने इनका स्वागत किया। अरबवासी थे, इन्होंने घोर विरोध किया किनका, पुर्तगालियों का, कि यहां पर ना रहें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये स्थायी रूप से जम गए। जमोरिन ने स्वागत किया और यहीं पर रुक गए, ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये पूछता है सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ आए, कालीकट आए, जमोरिन ने स्वागत किया था यहाँ पर।
पुर्तगालियों की तरफ से प्रथम गवर्नर कौन हुए थे? फ्रांसिस्को दा अल्मेडा। फ्रांसिस्को दा अल्मेडा। कब से कब तक? 1505 से 9 तक। अल्बुकर्क ने गोवा जीता था 10 में, 1510 में। अब अल्बुकर्क आ जाएंगे 10 में, ठीक है, फिर गोवा जीता। तो फ्रांसिस्को दा अल्मेडा 1505 से 9 तक गवर्नर के रूप में आए, कंपनी के गवर्नर। सबसे विशेष बात यह है फ्रांसिस्को दा अल्मेडा में क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी। लिख लीजिए, ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी नीले पानी की नीति। लिख लीजिए, नीले पानी की नीति। ये सबसे विशेष बात है और ये एग्जाम में पूछता है, बताइए नीले पानी की नीति किसने स्टार्ट किया था? तो ये है नीले पानी की नीति, फ्रांसिस्को दा अल्मेडा। तो नीले पानी की नीति क्या है? अच्छा, नीले पानी का नीति एक अलग है, काले पानी की सजा अलग है। उससे रिलेट ना कर दीजिए कि क्या वही है। काले पानी की सजा कहाँ दी जाती थी? अंडमान निकोबार में भेज दिया जाता था, वो काले पानी की सजा है। लेकिन नीले पानी की नीति क्या है? इन्होंने इतिहास देखा कि जिन्होंने समुद्र पे अपना कब्जा किया उन्होंने ही शासन किया। तो जो हिंद महासागर है ना, भारत के सबसे नीचे क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर पर इन्होंने कब्जा करना स्टार्ट किया और यही है नीले पानी की नीति। हिंद महासागर पर ये देखिए, ये जैसे भारत है इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से भारत है, ये श्रीलंका हो गया, ये पूरा का पूरा क्या है? हिंद महासागर। ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब की खाड़ी, इस साइड अरब की खाड़ी, इस साइड बंगाल की, और नीचे है हिंद महासागर। और यहाँ पर इन्होंने कब्जा किया पूरे, ये नीला पानी नीला होता है ना, इसी वजह से नाम दिया गया नीले पानी की नीति। इन्होंने कब्जा किया मजबूती से। अब जो भी जहाज आते थे, ठीक है, जो भी जहाज आते थे यहाँ से गुजरते थे ना, उनसे क्या लेते थे? टैक्स लेते थे और उससे फायदा होता था, तो इनकी कमाई होती थी। नहीं तो यहाँ से गुजरने नहीं देंगे कि हम जाने नहीं देंगे। ये चीज है नीले पानी की नीति और इससे इनकी कमाई होती थी। और ये स्टार्ट किया था फ्रांसिस्को दा अल्मेडा ने, और यही खूबी है। कह देगा कि पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को दा अल्मेडा था। और यह फिर इसकी विशेषता है नीले पानी की नीति। 2 ही क्वेश्चन पूछता है, तीसरा क्वेश्चन नहीं आता है इससे। अब इसके बाद दूसरे गवर्नर जो बन के आए हैं वो आए हैं कौन? अल्बुकर्क, ठीक है, तो लिख लीजिए अल्बुकर्क। अल्फांसो दा अल्बुकर्क। और ये इन्होंने क्या से कब तक? 1509 से 15 तक ये गवर्नर रहे। 1509 से 15 तक ये गवर्नर रहे। और इन्हीं किसके शासन, यहाँ पर दक्षिण भारत में शासन किसका था सबसे अच्छा? केडीआर का था, जिसे कहते हैं कृष्णदेव राय। उस समय शासक थे वहां पर, और उन्हीं के दरबार में नाम सुना हो तेनालीराम का, कृष्णदेव राय, ठीक है। और उनके दरबार में कितने अष्ट दिग्गज रहते थे, याद रखिए, ठीक है। अष्टप्रधान मराठा, अष्ट दिग्गज ये इसमें कृष्णदेव राय, नवरत्न अकबर, नवरत्न बताइए गुप्त शासक विक्रमादित्य, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहते, उसमें भी नवरत्न थे। ये चीजें अल्बुकर्क 1509 से 15 तक रहे। 1510 में इन्होंने क्या किया? गोवा को जीत लिया, ठीक है। गोवा में शासन किसका था बताइए? यूसुफ आदिल शाह। तो आदिल शाह का शासन था वहां पर, गोवा पर कब्जा था, और आदिल शाह से गोवा छीन लिया और यहां पर कब्जा कर लिया अल्बुकर्क ने।
क्लियर है? ये इसकी विशेषता है, ये द्वितीय गवर्नर था, लेकिन पुर्तगालियों का वास्तविक गवर्नर इसे ही माना जाता है। याद रखिए, अल्बुकर्क क्या था? वास्तविक गवर्नर। अगर पूछ देगा वास्तविक गवर्नर कौन था, तो आ जाएगा कि अल्बुकर्क था। ठीक है, अल्फांसो अल्बुकर्क। और ये फ्रांसिस्को द अल्मेडा प्रथम गवर्नर है, लेकिन वास्तविक ये, जैसे हमने कहा कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, लेकिन वास्तविक गुलाम वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने की। ऐसे ये है वास्तविक गवर्नर। अच्छा, KDR यानी कृष्णदेवराय से अल्बुकर्क के बहुत अच्छे संबंध थे। कृष्णदेवराय से अल्बुकर्क के बहुत अच्छे संबंध थे, इसने बना के चले थे संबंध अच्छे, इस वजह से ये लोग टिक पाए हैं वहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ें हैं। वास्को डी गामा जब पहली बार 98 में आया, उन्होंने जब मसाले वगैरह का व्यापार किया ना, तो कई गुना कीमत लेके गए, और जब कई गुना कीमत लेके गए ना यूरोप में, तो उन्हें और लोगों को पता चलेगा, निश्चित पता चलता। ये लगा कि अरे भारत में इतना ज़्यादा रुपए धन है कि इतनी ज़्यादा कमाई होती है। ठीक है, व्यापार में लेन देन में इतनी ज़्यादा कमाई हो रही है, तो क्यों ना यहीं भारत में जाए। इस वजह से जैसे पुर्तगाली आए और जैसे पता चला, तो धीरे धीरे सभी यूरोपीय कंपनियां भारत की ओर रुख करने लगी। ये कारण था। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ये पुर्तगालियों की देन भारत में अगर कहा जाए ना, आज जरूर मुख्य खाद्य फसल जरूर है भारत की, जैसे आलू हो गई, ये किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगाली ही अपने साथ लेके आए थे आलू, जो आज हम खा रहे हैं, मुख्य भोजन है। अगर आलू नहीं तो सब्जी बेकार। यही चीज़ है ना, किसी भी सब्जी में आलू डाल दीजिए, बस बन गई सब्जी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, और बहुत चीज़ें लेके आए थे। एक है प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस जो देन है ना, प्रिंटिंग प्रेस, ये प्रिंटिंग प्रेस किसकी देन है? ये भी पुर्तगालियों की ही देन है। याद रखिए, प्रिंटिंग प्रेस भी पुर्तगालियों की देन है। अमरूद हो गए फलों में, अमरूद भी इन्हीं की देन है। ठीक है, अनानास भी है, जो पाइनएप्पल कहते हैं, पाइनएप्पल इन्हीं की देन है। ठीक है, हाँ प्रिंटिंग प्रेस क्या? अफीम? हाँ नहीं, प्रिंटिंग प्रेस तो यही है ना, अरे प्रिंट करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये इन्हीं की देन है, सबसे पहले यही लेके आए थे और भारत में तब प्रिंटिंग प्रेस चला है। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये पुर्तगालियों की देन है। बहुत चीज़ें लाए, फल भी कई प्रकार के फल आए हैं। ठीक है, और इनमें से और सब्जी वगैरह हैं, बहुत चीज़ें आई हैं यहाँ पे। आज जो मुख्य फसल है ना, टमाटर वगैरह, टमाटर आलू, ये सब पुर्तगालियों की देन है। क्या चीज़? पहले आलू नहीं खाते थे, भारत में जानते नहीं थे आलू टमाटर, और दूसरे खाद्य फसल बिल्कुल है, और दूसरी चीज़ें थी। क्या चीज़? हाँ बिल्कुल है, मसाले का व्यापार तो किया है इन्होंने। ठीक है, काली मिर्च फेमस है, कौन है? आप दक्षिण भारत समझ लीजिए तो मुख्य जैसे हो गया केरल हो गया, कर्नाटक भी कम नहीं है, आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, ये जो राज्य है ना, यहाँ ये मसाला होता ही है, तो यही मसाला होता था, यहाँ से ले जाते थे, और वो स्वादिष्ट मसाला रहता था कि जितनी टाइम तड़का लगता था ना, उसकी महक फैल जाती थी। इस वजह से खरीदते थे ज़्यादा, महंगा पड़ जाए तो पड़ जाए। और देखिए, जो मीट खाते हैं ना, मांस खाते हैं, अगर मसाला नहीं है ना तो कुछ नहीं है, मेन चीज़ मसाला। और जब यहाँ से मसाला ले जाते थे और अच्छा बनता था भोजन, इस वजह से यहाँ से खरीदते थे। ठीक है, ये चीज़ें थी। चलिए, बाकी किसी भी सब्जी में हो मसाला नहीं डलेगा, वो अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, मांस लोग क्यों खाते हैं? क्योंकि उस पर ज़्यादा तेल डालते हैं, मसाला ज़्यादा डालते हैं। वही चीज़ सब्जी में डाल दीजिए, वो भी अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद हम डच की बात करते हैं।
ठीक है। डचों की बात करते हैं। डच का मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? ये हॉलैंड की बात कर रहे हैं। ये कंपनी जो थी हॉलैंड की थी और हॉलैंड का नाम चेंज हुआ और इसको कहते हैं नीदरलैंड। ठीक है, ये तो 3 नामों से जानी जाती है, नीदरलैंड की कंपनी या हॉलैंड की कंपनी या डच कंपनी, एक ही है। ठीक है, तो ये हमने कहा डहास्टमैन ये आए थे सबसे पहले और डचों को अंतिम रूप से अंग्रेजों ने भगा दिया। वेदरा का एक युद्ध हुआ था 1759 में, हमने बताया था, कल भी बताया था, कल ही तो बताया। तो डचों और अंग्रेजों के बीच वेदरा का युद्ध हुआ, अंतिम रूप से ये भारत छोड़कर चले गए। तो डच कंपनी आई जल्दी और जल्दी ही फरार भी हो गई। ठीक है, ये टिक नहीं पाए यहाँ पर। और जितनी भी यूरोपीय कंपनी आई सब के सब व्यापार के उद्देश्य से आई, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ देखा कि भारत के लोग कैसे हैं, अगर आपस में लड़ा दो तो आपस में लड़ जाते हैं, बीच में चाहे जितना फायदा ले लो। ये अंग्रेज अच्छी तरह समझ चुके थे, इस वजह से इन्होंने फायदा उठाया और यहाँ नेतृत्व करने लगे और एक दिन ऐसा आया कि शासक बन गए। ठीक है, यहाँ फायदा उठाया अंधविश्वास का। भारत में अंधविश्वास बहुत चरम सीमा पर था। ये गुप्त काल आया, गुप्त काल के बाद उत्तर गुप्त काल और फिर इसके बाद अंधविश्वास की चरम सीमा हो गई। ठीक है, जब चरम सीमा हो गई अंधविश्वास की तो वही चीजें उसका फायदा इन्होंने लिया। और यहाँ पर जो एक अच्छा शासक न होने की वजह से मजबूत, जैसे ही औरंगजेब, दिल्ली पर औरंगजेब का कब्जा खत्म, एक मजबूत शासक न रहा भारत में, इस वजह से कब्जा करना स्टार्ट किया। नहीं, औरंगजेब का दबदबा था पूरे भारत में, अकबर का था, अकबर के बाद औरंगजेब का सबसे बड़ा क्षेत्र था, अगर कहें अकबर से भी बड़ा क्षेत्र था। और इसका पूरा का पूरा ये टारगेट होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करना। दक्षिण भारत पे कब्जा था तो सबसे ज़्यादा औरंगजेब का था और वहाँ से धन संपत्ति सबसे ज़्यादा अकबर लाया। एक नाम सुना होगा अलाउद्दीन का, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर के नेतृत्व में जो धन मलिक अलाउद्दीन खिलजी ने लूटा ना मलिक काफूर के, वो किसी ने नहीं लूटा। ये समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा तो लूटा है अलाउद्दीन खिलजी ने और सबसे ज़्यादा सोना चांदी जो है ना वो दक्षिण भारत में ही है, आज भी है। ठीक, क्या चीज़? कौन? नहीं, ये नहीं ले गए। सल्तनत काल में भारत संपन्न था, हमने नहीं कहा, भारत बहुत संपन्न था सल्तनत काल में, मुगल काल में भी संपन्न था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए ना तो अंग्रेज ले गए। रेलगाड़ियां चलाई तो किस लिए? ठीक है, क्या हमें बैठाने के लिए कि हम तुरंत मुंबई पहुंच जाएंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे? हमारे लिए नहीं था, वो सिर्फ इसलिए चलाई थी कि हमारा यहाँ से खजाना वहाँ चला जाए। कहाँ से? कोलकाता से मुंबई पहुँच जाए तो मुंबई से हमारा जहाज इंतजार कर रहा तो सीधे ब्रिटेन पहुँचेगा। इन्होंने भारत को खोखला किया पूरी तरीके से, अन्यथा भारत सोने की चिड़िया थी, अंग्रेजों ने खोखली की है। और सोने की चिड़िया अगर कहे ना, अगर चाहते तो सोने से जो तौलना कहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा था गुप्त काल में। गुप्त काल के जैसा शासन कभी नहीं आया समृद्धशाली के मामले में। एक मौर्य वंश था, मौर्य वंश इतनी जल्दी नहीं हो पाया था क्योंकि घनानंद था ना, जो घनानंद था वो थोड़ा सा विलासता का युग जी रहा था, इस वजह से उसे शासन से कोई ज़्यादा वो नहीं रहता था, तानाशाह टाइप में था, विलासता का युग था। लेकिन चंद्रगुप्त आया, उसे हटाया, चाणक्य के अनुसार चले, उन्होंने साम्राज्य स्थापित कर दिया बहुत बड़ा। इसके बाद अशोक को महान कहा गया, उसके शासन में शांति छाई और विदेशों में उसने परचम लहराया। और वही चीज़ मिलती चली गई गुप्त में, और गुप्त ने बना दिया पूरा माहौल भारत में, और स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है। लेकिन बाद में ये अंग्रेज ऐसे निकले, ये पुर्तगाली जो कंपनी, ये पुर्तगाली, ये सभी के सभी यूरोपीय कंपनी है ना, ये सब की सब यूरोपीय। आज स्थिति क्या है यूरोपियों की, कि सबसे अच्छी स्थिति है विश्व में। यूरोप के हर एक देश विकसित देश है, ये मान के चलिए, छोटा सा देश है बिल्कुल, मान के चलिए देश छोटे छोटे देश हैं, देश घोषित हैं। हमारे यूपी के लगभग 1/10वां भाग नहीं होगा, देश घोषित है।
MP इतना हो जाएगा, कह देंगे कि देश है ये। यूपी से 1/10 भाग होगा, देश है। सब छोटे छोटे देश है और देश घोषित है। अब समझ लीजिए, और विकसित हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से क्या थे, व्यापारिक दिमाग चलाते थे और इन्होंने इतना यहाँ से धन ले गए। हाँ, क्या चीज? बिल्कुल है, और वही तो फायदा, किसी देश की एक सीमा हो गई, आएंगे बिल्कुल है। अब विकसित देश है, एयरपोर्ट वगैरह हर चीज सुविधाएं होंगी, बिल्कुल लगेगा। हर जगह वीजा वगैरह तो रहेगा ना, हर जगह होता है ये सब, ठीक है। पहले नहीं होता था, पहले मतलब क्या चीज, वीजा वो एक, अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ गया, पहले भी होता था। हमने बताया नहीं था नीले पानी की नीति क्या है? नीले पानी की नीति, हमारे समुद्र पे कब्जा हो गया, कोई भी आएगा, मान के चलिए ये भारत है ऐसे, ये नीचे इस साइड ऐसे है ना, ये श्रीलंका हो गया। पता चला कि कोई आएगा और श्रीलंका से व्यापार करने, तो ये जब पूरा कब्जा किए हैं ये, ठीक है, पुर्तगाली, तो आएंगे तो यहाँ जाना पड़ेगा, तो ये समुद्र से तो आएंगे, और जब समुद्र से आएंगे तो क्या होगा, ये जाना पड़ेगा तो यहाँ टैक्स देना पड़ेगा। यही तो वीजा रूप में हो गया। पहले वो वीजा एक अलग होता था कि जाना ही है, किराया लगेगा। अब ये हो गया कि आप जाएंगे बिजनेस में, जैसे आप GST वगैरह नहीं है, GST बिक्री कर है, बिक्री कर को ही बदला गया GST के रूप में, ठीक है। ये चीजें, ठीक है।